बिहार में नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल, पक्ष में बढ़े 129 वोट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडे महिलाओं पर कर रहे हैं अत्याचार। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दोनों देशों में की यूपीआई सर्विस की शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी की लॉन्च। प्रधानमंत्री ने इस पहल को बताया ग्लोबल साउथ की सफलता का प्रतीक, कहा भारत की रही है पड़ोस प्रथम नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 1 लाख नियुक्ति पत्र, कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की रखी आधारशिला। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने का किया आह्वान। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, फांसी की सजा पाए पूर्व नौसैनिक सकुशल स्वदेश लौटे। सभी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना असंभव था लौटना। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपडेट बिहार विधानसभा से, जहां आज 129 वोटों के समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने सदन का विश्वास हासिल कर लिया। राजद समेत महागठबंधन ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल किया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। और अगर खबर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की मौजूदा स्थिति को लेकर भाजपा ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया के सामने संदेश खाली हिंसा पर बात करते हुए पीड़ित महिलाओं की आपबीती सुनाई और टीएमसी कार्यकर्ताओं की घिनौनी हरकतों को उजागर किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता सरकार ने पीड़ित महिलाओं के अधिकार मांगने का भी हक छीन लिया है। उन्होंने कहा कब तक हिंदू महिलाओं पर जुल्म होता रहेगा। स्मृति ईरानी ने मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे वेयर इज शेख शाहजहां। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है
उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो, मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था। और भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था उन्होंने। ज़रूर मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत खुशी हुई। पहले तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दी है अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को। मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो बेहद खुश नजर आए उनके परिवारजन प्रधानमंत्री से मिलकर। और इस वक्त की अहम खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जाएंगे कतर। पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम की कतर की ये दूसरी यात्रा होगी। पीएम भारत और कतर के बीच बेहद मजबूत संबंध है। अगर हम मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो बेहद मजबूत है और वर्तमान में $20 बिलियन का एक अनुमानित दोनों के बीच व्यापार है, आर्थिक सहयोग है। और ये दौरा बेहद खास होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं और अपनी यात्रा में के बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है। लेकिन अब ये भी इस पे खबर आई है, ताज़ा खबर आई है कि अब पीएम मोदी यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी
जाने वाले हैं। और जानकारी के साथ हमारे साथ अक्षय डोगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, कतर ने आज ही कतर से भारत के 8 पूर्व नौसैनिक की वतन वापसी हुई है। पीएम मोदी का ये कतर दौरे की खबर आज आई है, बेहद खास। क्या कुछ मायने हैं इसके, या और क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब काफी खुशी का ये लम्हा है जब हमारे साथ जो हमारी भारतीय है वो वापस आ चुके हैं। 8वें की वापसी आने की तैयारी पूरी तरह से जारी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके आज बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई जाएंगे 2 दिन के विजिट में ही 14 तारीख को वो यूएई से डायरेक्ट कतर जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री कतर के जो एमिर है यानी कि वहां के जो शासक है उनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी रखेंगे। ये एक चीज खास तौर पे दर्शाती है कि किस तरह से भारत के संबंध जो है दुनिया भर के देशों में किस तरह से बड़े हैं। भारत की अगर बात की जाए, जो भारत की लीडरशिप है उसकी बात की जाए, तो उसकी बात का लोहा मनवाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खास तौर पे इस फैसले के बाद जो असंभव दिख रहा था उसको संभव कर दिखाया भारत सरकार ने अपने प्रयासों से। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर्सनल तौर पे पूरे के पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से इस केस में कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी। और अब हमारे सामने नतीजा है कि जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई थी कतर में, जिनको फांसी होने वाली थी, उनमें से 7 सकुशल वापस आ गए हैं और 8 पे के आने की तैयारी जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे 14 तारीख को, 15 को फिर वहां से प्रधानमंत्री वापस भारत आएंगे। लेकिन इस बीच जो व्यापार है भारत और कतर के बीच का, जो अभी $20 बिलियन पे है, उसे किस तरह से आगे ले जाया जाए, किस तरह से भारत और कतर के बीच के जो संबंध है उन्हें और मजबूत किया जाए, इसके बारे में एक द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री की होने वाली है। तो ये बेहद ही खास एक लम्हा रहेगा भारत और कतर के अगर संबंध देखे जाए तो उसके बीच। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से बेहद घनिष्ठ संबंध है भारत और कतर के, और नियमित रूप से हम दोनों ही देशों के विभिन्न क्षेत्रों में कई सहभागिता देखते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रिलेशंस की बात हो, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात हो, रक्षा सांस्कृतिक संबंध की बात हो, भारतीय समुदाय एक बड़ी संख्या में वहाँ रहता है और उन्हें भी जिस तरह से पूरे जो भारतवंशी हैं पूरे विश्व के, उन्हें एक बहुत ही मजबूत और सुखद संदेश आज जब गया, जब हमारे जो 9 नेवी पर्सनल्स थे पूर्व, वो आज भारत वापस लौटे। अक्षय, क्या कुछ कार्यक्रम भी रह सकता है? द्विपक्षीय वार्ता की बात यहाँ पर जानकारी जरूर हासिल हुई है कि दोनों जो देशों के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बीच में गणी शेख तमीम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और कार्यक्रम रह सकता है? कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो एक चीज हमने हर बार देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका एक मकसद जरूर रहता है कि भारत की समृद्धि किस तरह से हो, ट्रेड यानी कि व्यापार किस तरह से बढ़े। और जो तीसरी एक अहम चीज रहती है वो ये रहती है कि भारतीय समुदाय जो किसी भी देश में रह रहा है, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां उन्हें किस तरह से एक भरोसा उन्हें दिलाया जाए कि भारतीय पूरी दुनिया में कहीं भी हो, उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो भारत की सरकार, भारत के लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो ये देखते हुए संभावित है कि प्रधानमंत्री वहां पे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। जो वहां के एमिर है यानी वहां के जो शासक है उनके साथ तो मीटिंग होगी ही। अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उनको मजबूती दिलाने के लिए कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिन्हें कहा जाता है वो साइन होने की उम्मीद है, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में। तो ये एक बड़ी पहल होगी भारत और कतर के संबंधों को लेकर जो ली जा सकती है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। बिल्कुल अक्षय, लगातार हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 14 फरवरी को अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री 14 फरवरी की दोपहर को कतर का रुख करेंगे। वहां पर उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ। और भारत और कतर के जो ऐतिहासिक संबंध हैं, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में हम अभूतपूर्व सहयोग देख रहे हैं और भी कई नए क्षेत्र हैं जिसमें भारत और कतर के बीच एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद करते हैं दोनों देश। और इसी रूप में जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री की, कतर की दूसरी यात्रा होने वाली है, वो बेहद खास और अहम माने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास कर रही है ताकि सभी को अपनी अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। पीएम ने हाल ही में भर्ती किए गए कर्मियों को आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा जानता है कि वे मेहनत कर अपना स्थान बना सकता है। एक बटन और वर्चुअल रेड कारपेट के साथ 1 लाख युवा सरकार के कामकाज के सहभागी बन गए। इन्हें राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के जरिए देश सेवा करने का मौका प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरी में शामिल हुए 1 लाख युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से ही सरकार का प्रयास है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाया जाए। हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। मौजूदा सरकार ने नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। यहां तक कि युवाओं को सरकार में नौकरी देने की प्रक्रिया को तेज गति से चलाया भी जा रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में नियुक्तियां हो रही हैं। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से भी गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ नए बाजार बनते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है, जिससे नए बिजनेस तैयार होते हैं और रोजगार के लाखों नए अवसर बनते हैं। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी गई। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल विकसित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के लॉन्च से दोनों देशों के नागरिकों को काफी सुविधा होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के अभिषेक के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सदियों पुराने आर्थिक संबंधों पर भी जोर दिया। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है। उन्होंने सागर को देश का समुद्री विजन बताया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास भारत का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता। भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट। हमारा मैरीटाइम विजन है सागर। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मॉरिशस के पीएम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया, तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। देश के छोटे से छोटे गाँव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, और जिस तरह से भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर पूरा विश्व देख रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।